वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएस अगर नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं और जो भी ये मैं सीरीज ऑफ लेक्चर जो बना रहा हूँ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से, इसको आप वन बाय वन देखना। सारा का सारा जो लेक्चर्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और CSIR नेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सब सारा का सारा क्वेश्चंस आप बनाइएगा, आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। ठीक है, या अदर एग्जामिनेशंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसका भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देखना आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? लिग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस भी बोला था। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसी टॉपिक में क्या देखा था कि कैसे करके राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है और फिर उस नोड्यूल के अंदर कैसे करके राइजोबियम बैक्टीरिया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, ये सब सारा का सारा जो डिटेल कॉन्सेप्ट है ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देखना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में? आज हम लोग देखेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NFG के नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब भी हम लोग कभी नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स पढ़ते हैं तो ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स नाम से तो लग रहा है कि ये क्या चीज में हेल्प करेगा? नोड्यूल को बनाने में हेल्प करेगा। कहाँ हम लोग बोलेंगे? लिग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है, याद रखना है। तो जब ये नोड्यूल बनता है तो बनाने के लिए फैक्टर चाहिए, तो उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं नोड फैक्टर। या केमिकली अगर हम लोग इस नोड फैक्टर का नाम जानेंगे तो केमिकली इस नोड फैक्टर को क्या बोलते हैं? लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। बताने का क्या मतलब है? देखो बहुत आसान है। बताने का मतलब ये है कि जो भी नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स होगा वो जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उससे कुछ प्रोटीन्स बनेगा और वो प्रोटीन्स मिलकर या प्रोटीन्स बनेगा, वो प्रोटीन एंजाइम का काम करेगा और वो एंजाइम मिलकर क्या बनाएगा? हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर को बनाएगा, जिसको केमिकली हम लोग क्या बोलते हैं? लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। और जब ये लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स या नोड फैक्टर बनेगा तभी जाके ये क्या कराएगा? लिग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, और ये नोड फैक्टर कहाँ बनता है? तो याद रखना है राइजोबियम बैक्टीरिया में बनता है। ये सारा का सारा डिटेल मैकेनिज्म मैंने बताया है नोड्यूल फॉर्मेशन में। ठीक है, आप देखना। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ? अभी मैं बता रहा हूँ नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स के बारे में। इसके बारे में भी मैंने वहां पर इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, लेकिन अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सबसे पहला चीज कि नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स क्या होता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, और ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स कहाँ मिलता है? दूसरा क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स कैसे करके नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आता है। और जो भी नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उससे जो भी प्रोटीन से जो एंजाइम बनेगा वो कैसे करके नोड फैक्टर को बनाता है या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स को बनाता है। ठीक है, यही हम लोगों को आज स्टडी करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स से। देखो बहुत आसान है, क्या चीज है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक्स में बता रहा हूँ उससे क्वेश्चंस आता है या CSIR एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से, बहुत आसान है। नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? NFG, मतलब नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स। ठीक है, तो याद रखना है कि नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स हम लोग बोलेंगे ये वैसा जीन्स होता है। ठीक है, ये वैसा जीन्स होता है। ठीक है, ये वैसा जीन्स होता है जो क्या चीज में हेल्प करेगा? हम लोग बोलेंगे जो हेल्प करेगा हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट में जो रूट है। ठीक है, जो रूट है उस रूट में क्या चीज को बनाने में हम लोग बोलेंगे नोड्यूल को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि नोड्यूल क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कुछ आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। कब? जब लिग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, और वो जो आउटग्रोथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्यूल बोलते हैं। तो नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स कैसा जीन्स होता है? हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स वैसा जीन्स होता है जो क्या करता है? लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में क्या चीज का फॉर्मेशन कराता है? हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, वैसे जीन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? वैसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल
सिंपल डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स वैसा जीन्स होता है जो लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में क्या चीज का फॉर्मेशन कराता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन कराता है, वैसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स। ठीक है, नोड्यूल का मतलब होता है क्या चीज, आउटग्रोथ। और कौन सा सेल्स में होगा, ये भी मैंने बताया था कि रूट के कॉर्टिकल सेल्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे माइटोटिक डिवीजन कराता है। कौन, ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स से बनने वाला प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड फैक्टर। कैसे ग्रे कराते हैं ये मैंने बताया। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस करेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स में। ठीक है, अब देखो क्या चीज है यहाँ पर समझना है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स है, ठीक है, ये जो नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स है, नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स है, वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, क्या वो लेगुमिनस प्लांट में मिलेगा, पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट जहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स लेगुमिनस प्लांट्स में मिलेगा, मतलब जहां पर नोड्यूल का फॉर्मेशन होने जा रहा है वहां मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखना है कि नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो याद रखना है ये जीन्स हम लोग बोलेंगे लेगुमिनस प्लांट्स में भी मिलता है। ठीक है, और ये जीन्स हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया में भी मिलता है। मतलब बताने का क्या हुआ, मतलब हम लोग बोलेंगे कि वैसा प्लांट जिसके रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा। और वैसा बैक्टीरिया जो कि लिग्यूमिनस प्लांट में इन्फेक्ट करके लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन करवा रहा है, तो इस राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मान लो ये लिग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, ये लिग्यूमिनस प्लांट का क्या चीज है, रूट है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो लिग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। क्या बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया में भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलता है। ठीक है, याद रखना है, जो कि हम लोग बोलेंगे क्या चीज को बनाता है, हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर को बनाता है जिसको बोलते हैं नोड फैक्टर, जो मैंने लिखा है देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, बनाने के बाद सॉइल में सीक्रेट कर देता है। ठीक है, जिसका केमिकल नाम क्या है, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। अब ये नोड फैक्टर क्या करता है, ये जो प्लांट का जो रूट है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट का रूट। ठीक है, इस रूट में हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स होता है, मैंने बताया था, वो कॉर्टिकल सेल्स का क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे आउटग्रोथ करवाता है। ठीक है, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है, नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। कौन करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे ये नोड फैक्टर करा रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि ये जो नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स है वो केवल राइजोबियम बैक्टीरिया में ही नहीं मिलेगा। हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स कहाँ मिलेगा, ये जो कॉर्टिकल सेल है ना, कॉर्टिकल सेल जो है ना, कॉर्टिकल सेल जो प्लांट का होता है, ठीक है, प्लांट सेल जिसको कॉर्टिकल सेल्स बोलते हैं, ये रूट का सेल है, इसके डीएनए में भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा। ठीक है, और बैक्टीरिया के भी डीएनए में क्या मिलेगा, नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जिसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें भी नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा, और जो नोड्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है मतलब बैक्टीरिया, उसमें भी क्या मिलेगा, नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा। याद रखना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कभी भी नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वहीं पर क्या मिलेगा, नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, याद रखना है, जिस प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा उस प्लांट में भी नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा, और जो बैक्टीरिया नोड्यूल का फॉर्मेशन करवा रहा है उस बैक्टीरिया के भी जो डीएनए है उसमें भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स होता है ना, इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स वैसा जीन्स होता है जो कि क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिग्यूमिनस प्लांट में, लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे जीन्स को क्या बोलते हैं, नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जीन्स कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये जीन्स प्लांट सेल में भी मिलेगा, मतलब रूट कॉर्टिकल सेल्स में मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया में भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्लासिफिकेशन जब करेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स का, तो देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स हम लोग बोलेंगे कहाँ कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल में भी मिलेगा और बैक्टीरियल सेल में भी मिलेगा। तो प्लांट सेल में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स, और बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया था, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया था, ये हम लोग स्टडी किए हैं। ठीक है, तो अब ये जो देखो ध्यान से, नोड्यूल फॉर्मिंग जीन जो प्लांट सेल में मिलता है, उस नोड्यूल फॉर्मिंग जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नोड्यूल फॉर्मिंग जीन को हम लोग बोलते हैं नोड्यूलिन। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नोड्यूलिन बोलेंगे। ठीक है,
जब भी याद रखना प्लांट सेल में जो नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, याद रखना है कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। और राइजोबियम बैक्टीरिया में जो नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नोड जीन। इसको हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, कैसे लिख रहे हैं, स्मॉल में लिख रहे हैं, देख सकते हैं नोड जीन्स, ठीक है। या इसको हम लोग बोलेंगे नोड्यूलेशन जीन्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नोड्यूलेशन जीन्स बोलेंगे, ठीक है, सिंपल है, देखो ध्यान से, यही है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स है वो प्लांट सेल्स में भी मिलेगा और हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल सेल्स में भी मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल में कहां पर मिलेगा, तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग प्लांट सेल को बनाएंगे, मतलब प्लांट सेल मतलब कॉर्टिकल सेल्स, रूट कॉर्टिकल सेल, तो रूट कॉर्टिकल सेल में हम लोग बोलेंगे जो मेन डीएनए होता है ना, ठीक है, जो मेन डीएनए होता है वहां पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूलिन या हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन मिलेगा, ठीक है। क्या मतलब है बताने का, मतलब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक प्लांट सेल को या कॉर्टिकल सेल को, रूट कॉर्टिकल सेल को मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। ये क्या चीज है, प्लांट सेल है, क्या कैसा सेल, कॉर्टिकल सेल्स, जो कि रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये प्लांट सेल का मैं सेल वॉल को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए होगा, और उस मेन डीएनए या डीएनए में हम लोग बोलेंगे क्या चीज प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूलिन जीन्स प्रेजेंट होगा, याद रखना है, ठीक है। और जब ये नोड्यूलिन जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर को बनाएगा जिसको बोलते हैं माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है। और ये माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर ही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे माइटोसिस करवाएगा, किसका, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स का, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ कॉर्टिकल सेल्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। रूट में नंबर ऑफ कॉर्टिकल सेल्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रूट में क्या होगा, आउटग्रोथ डेवलप होगा, और इसी आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी आउटग्रोथ को हम लोग बोलेंगे नोड्यूल बोलेंगे, ठीक है, मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नोड्यूलिन का, जो कि मेन डीएनए में मिलेगा, प्लांट सेल्स में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया में जो नोड जीन्स मिलता है ना, या नोड्यूलेशन जीन्स मिलता है, जिसको हम लोग नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो याद रखना ये प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो जीन्स प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे सिम्प्लाज्मिड में। राइजोबियम बैक्टीरिया के हम लोग बोलेंगे सिम्प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग नोड जीन्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, नोड्यूलेशन जीन्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो क्वेश्चन आता है सिम्प्लाज्मिड का क्या मतलब हो गया, देखो सिम यहाँ पर टर्म आया सिम्बायोसिस से, ठीक है, सिम किससे टर्म है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस से, और प्लाज्मिड का मतलब एक तरह से हम लोग बोलेंगे, बोल सकते हैं डीएनए, ठीक है। तो अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए के अलावा भी हम लोग बोलेंगे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सिम्प्लाज्मिड, और उसी प्लाज्मिड में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड जीन्स या नोड्यूलेशन जीन्स। क्या मतलब है बताने का, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बैक्टीरिया को बना रहा हूँ, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया का ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इसका मेन डीएनए है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, जिसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए बोलेंगे, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला पार्ट मान लो, एक पार्ट क्या चीज है, इसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, इसको हम लोग जान रहे हैं सिम्प्लाज्मिड के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्प्लाज्मिड। और ये सिम्प्लाज्मिड में ही क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, इसी सिम्प्लाज्मिड में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नोड जीन्स मिलता है, क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे नोड जीन्स, या क्या मिलेगा, नोड्यूलेशन जीन्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सिम्प्लाज्मिड जो है इसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। सिम्प्लाज्मिड को अगर मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिम्प्लाज्मिड है। मैं बस ये पोर्शन को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, यही है ना सिम्प्लाज्मिड। अब इसमें क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इसी में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, इसी में मिलेगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नोड जीन्स मिलेगा, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नोड्यूलेशन जीन्स, नोड्यूलेशन जीन्स, याद रखना है। और यही जीन्स मैं बताऊंगा कैसे एक्सप्रेस करता है, जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो कौन कौन सा प्रोटीन बनेगा, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर बनेगा, या हम लोग बोलेंगे इसको क्या चीज, या इसको हम लोग बोलेंगे नोड्यूलेशन फैक्टर बोलेंगे। कौन सा फैक्टर बोलेंगे, नोड्यूलेशन फैक्टर बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है, नोड्यूलेशन फैक्टर या नोड फैक्टर का, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स,
ठीक है, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स है। ठीक है, यही मैंने देखो हेडिंग में लिखा है। ठीक है, तो कैसे करके बना रहा है ये सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में। वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी डिटेल में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर समझना है। अब देखो यहाँ पर याद रखना है कि जो भी नोड जीन्स होगा, यहाँ पर बोलेंगे नोड्यूलेशन जीन्स होगा, उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। देखना ध्यान से, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हम लोग फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे। पहला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कॉमन। पहला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नोड जीन्स। ठीक है, कॉमन नोड जीन्स बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन क्या चीज, नोड्यूलेशन जीन्स। नोड्यूलेशन जीन्स, कॉमन नोड्यूलेशन जीन्स। ठीक है, सिंपल है। और इसको हम और दूसरा जो ये होता है क्या बोलते हैं नोड जीन का को क्लासिफाई कर दिया था, हम लोग बोलेंगे होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नोड जीन्स। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम क्या हम लोग बोलेंगे, होस्ट स्पेसिफिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नोड्यूलेशन जीन्स। क्या बोलेंगे हम लोग, नोड्यूलेशन जीन्स बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। आप ध्यान से देखो यहाँ पर समझना, ये जो कॉमन जो नोड जीन्स है ना, ठीक है, कॉमन नोड जीन्स का क्या क्या एग्जांपल है, तो याद रखना है इसका एग्जांपल हम लोग बोलेंगे नोड ए जीन, ठीक है, नोड बी जीन, ठीक है, नोड सी जीन, एंड हम लोग बोलेंगे नोड डी जीन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नोड जीन्स या कॉमन नोड्यूलेशन जीन्स के एग्जांपल ये है। ठीक है, इसके अलावा नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, इसके अलावा जो भी जीन्स होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन्स बोलेंगे। याद रखना है, ठीक है। इस चीज को मैं बोल रहा हूं फिर से कि एक नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी कॉमन जीन्स के अलावा जो भी जीन्स होगा जो कि नोड्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, जो बैक्टीरिया के सिन प्लाज्मिड में मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, नोड जीन्स बोलेंगे या नोड्यूलेशन जीन्स बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये कॉमन नोड जीन्स इसको क्यों बोल रहे हैं, कॉमन नोड जीन्स इसीलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये जितना भी हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जितना भी नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है ना, या हम लोग बोलेंगे सारा का सारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ठीक है, ये इसमें मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नोड जीन्स। होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन्स हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया के एक पर्टिकुलर स्पीसीज में मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन का मतलब वही होता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो कॉमन नोड जीन्स है ना, ठीक है, ये कॉमन नोड जीन्स को फिर से फर्दर क्लासिफाई कर दिया था हम लोग बोलेंगे दो कैटेगरी में। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, रेगुलेटरी जीन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटरी कॉमन नोड जीन्स भी बोल सकते हैं, याद रखना है। और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला क्या चीज है, रेगुलेटरी जीन्स है, ठीक है, और दूसरा को हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलेटरी जीन्स। दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलेटरी जीन्स बोलेंगे। नॉन रेगुलेटरी जीन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन रेगुलेटरी कॉमन नोड जीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलेटरी जीन्स होता है, याद रखना है, जो रेगुलेटरी जीन्स होता है, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल हम लोग बोलेंगे नोड डी। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि नोड डी जीन्स कैसा जीन्स होता है, कॉमन नोड जीन्स तो है ही है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन्स भी है। ठीक है, और जो नॉन रेगुलेटरी जो जीन्स होता है, नॉन रेगुलेटरी कॉमन नोड जीन्स जो होता है, उसके एग्जांपल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नोड ए जीन, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नोड बी जीन, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नोड सी जीन्स। ठीक है, ये नॉन रेगुलेटरी जीन्स है। अब देखो ध्यान से, जब भी कभी रेगुलेटरी जीन्स होगा ना, वो हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलेटरी जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब नोड डी जीन्स जो होता है, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो किसके एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलेटरी जीन्स, मतलब नोड ए, नोड बी और नोड सी जीन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर बहुत आसान है। नोड डी जीन्स जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे नोड डी एमआरएनए बनाएगा, यही होगा। ठीक है, ये सब बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, याद रखना सब कुछ ये सब बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। और नोड डी एमआरएनए बनेगा तो फिर हम लोग बोलेंगे जब ट्रांसलेशन होगा तो वो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे नोड डी प्रोटीन। देखो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नोड डी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, स्मॉल में लिखा था, लेकिन जब प्रोटीन बनेगा तो उसको मैं कैपिटल में लिखूंगा, या कैपिटल में लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड डी प्रोटीन। ठीक है, ये बनता है, ये कौन बनाया, बैक्टीरिया बनाया। लेकिन जब ये नोड डी प्रोटीन बनता है तो ये किस स्टेट में बनता है, हम लोग बोलेंगे ये इनएक्टिव स्टेट में बनता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है,
अब बैक्टीरिया के अंदर जब ये इनएक्टिव स्टेट में बनता है तो इसको बैक्टीरिया बाहर की तरफ सीक्रेट कर देता है, कहाँ हम लोग बोलेंगे सॉइल में सीक्रेट कर देता है, किसको, नोड डी को। सॉइल में जब ये नोड डी सीक्रेट हो जाता है तो ये नोड डी जो प्रोटीन है, ठीक है, नोड डी प्रोटीन को बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल में सीक्रेट कर देता है। जैसे ही सॉइल में सीक्रेट किया बैक्टीरिया नोड डी प्रोटीन को, तो नोड डी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे कीमो अट्रैक्टेंट के साथ, या हम लोग बोलेंगे फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स के साथ, ठीक है, ये मैंने बताया था। या हम लोग बोलेंगे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ, जिसको कौन सीक्रेट किया था, हम लोग बोलेंगे लिग्यूमिनस प्लांट का रूट सीक्रेट किया था, ठीक है, याद रखना है, जिसको कीमो अट्रैक्टेंट बोलते हैं। ये केमिकल्स का नाम मैंने बताया था। जैसे ये कीमो अट्रैक्टेंट के कांटेक्ट में आएगा नोड डी प्रोटीन, तो वो नोड डी प्रोटीन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाएगा। ये नोड डी प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ये नोड डी प्रोटीन वापस कहाँ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है, मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये जीन एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा नोड डी प्रोटीन, तब वो नोड डी प्रोटीन क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो नॉन रेगुलेटरी जीन्स है ना, नोड ए, नोड बी, नोड सी जीन्स, ठीक है, इसका जो प्रोमोटर है ना, इसके प्रोमोटर को बोलते हैं नोड बॉक्स। इसके प्रोमोटर को क्या बोलेंगे, नोड बॉक्स। इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस होता है, कंजर्व सीक्वेंस होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। उससे जाके ये क्या कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाएगा, कौन, नोड डी प्रोटीन, ठीक है। इसका मतलब नोड डी प्रोटीन यहाँ पर क्या चीज का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा। और हम लोग बोलेंगे ये जो जीन्स है ना, नोड ए, नोड बी, नोड सी जीन को क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस कराएगा। मतलब ये जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बनेगा। फिर ये जीन का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा। ये उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे एंजाइम। तो ये नोड ए जो प्रोटीन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे E1 एंजाइम। नोड बी जीन से जो प्रोटीन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे E2 एंजाइम। नोड सी जीन से जो प्रोटीन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे E3 एंजाइम, ठीक है। और ये E1, E2, E3 एंजाइम भी मिलकर क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर को बनाएगा, जिसको बोलेंगे नोड फैक्टर, या इसको हम लोग केमिकली क्या बोलेंगे, लिपोकाइटिन ओलिगोसेपेटाइड्स बोलेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि नोड डी प्रोटीन जो है वो क्या चीज का काम किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम किया। किसके लिए, हम लोग बोलेंगे नोड ए, नोड बी, नोड सी जीन्स, जो कि नॉन रेगुलेटरी जीन्स होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है। इसका मतलब ये क्या चीज का काम करेगा, एक्टिवेटर का काम करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे नोड डी प्रोटीन, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं हम लोग, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर भी बोलेंगे, या सिंपल हम लोग इसको एक्टिवेटर भी बोलेंगे, या सिंपल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे, याद रखना, इसको हम लोग रेगुलेटरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब नाम है किसका, हम लोग बोलेंगे नोड डी प्रोटीन का। याद रखना, नोड डी प्रोटीन कैसा है, कैसा एक्टिवेटर, कैसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, हम लोग बोलेंगे ये एक एक्टिवेटर होता है। मतलब ये क्या करेगा, जीन्स को, कौन सा जीन्स, नोड ए, नोड बी, नोड सी, जो कि नॉन रेगुलेटरी क्या चीज हम लोग बोलेंगे नोड जीन्स है, उसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो याद रखना, नोड डी जो प्रोटीन होता है, ठीक है, ये नोड डी प्रोटीन जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करते हैं, ये हमेशा एक्टिवेटर का काम करेगा, ना कि हम लोग बोलेंगे रिप्रेशर का, याद रखना है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में कहीं पर भी लिखा हुआ रहेगा नोड डी प्रोटीन एक्ट्स एज इनहिबिटर, या हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो याद रखना वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि नोड डी प्रोटीन हमेशा क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटर का काम करता है, इस चीज को याद रखना। और नोड डी प्रोटीन का जो जीन होता है ना, जिसको बोलते हैं नोड डी जीन्स, इसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में होता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब हो गया बार बार, लगातार क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सप्रेशन होगा किसका, नोड डी जीन्स का। क्यों ऐसा होता है, नोड डी जीन्स का कंटिन्यूअस क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि नोड डी जीन्स का जो प्रोमोटर होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर। और वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, और ये हमेशा क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बार बार क्या कराएगा, नोड डी प्रोटीन को बनाएगा। तो वैसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोलेंगे। और वैसे जीन को हम लोग बोलेंगे, और वैसे जीन के प्रोमोटर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ये नोड डी प्रोटीन से या नोड डी जीन से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आगे आ भी सकते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये जो बता रहा हूँ ना, उसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है। ये जितना भी चीज हो रहा है, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना। यहाँ पर मैं बैक्टीरिया को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और उस बैक्टीरिया के अंदर जो सिम्प्लाज्मिड है उसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर देखना, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये मान लो क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, देखना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, राइजोबियम बैक्टीरिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉइल होगा, ठीक है, इसी सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया किसको सिक्रेट करेगा, नोड फैक्टर को सिक्रेट करेगा, और ये नोड फैक्टर फिर हम लोग बोलेंगे सॉइल से होते हुए हम लोग बोलेंगे, ये जो रूट होता है ना, किसका रूट, ये जो प्लांट लेगुमिनस प्लांट का जो रूट होता है उसमें इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं नोड फैक्टर, रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग होगा, और उस सिग्नलिंग के चलते ही क्या होगा, नोड्यूलिन जीन एक्टिव होगा, और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा, और हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे, प्लांट सेल में, लेगुमिनस प्लांट के रूट में, ठीक है। तो अब देखो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया का मैं सिम प्लाज्मिड को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, ठीक है, ये क्या चीज है, राइजोबियम बैक्टीरिया का सिम प्लाज्मिड है, ठीक है, सिम प्लाज्मिड याद रखना, वैसा प्लाज्मिड जो सिम्बायोसिस में हेल्प करता है उसको बोलते हैं सिम प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये सिम प्लाज्मिड में हम लोग बोलेंगे 2 ऑपेरॉन रहेगा, ऑपेरॉन का मतलब हो गया क्लस्टर ऑफ जीन्स, ठीक है। पहला जो ऑपेरॉन है उसमें कौन कौन जीन्स आएगा, तो पहला ऑपेरॉन का क्या होगा, पहला ऑपेरॉन में क्या क्या जीन्स आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, पहला जो ऑपेरॉन है उसमें आएगा हम लोग बोलेंगे कॉमन नोड जीन्स आएगा, ठीक है। दूसरा जो ऑपेरॉन है उसमें कौन सा जीन आएगा, हम लोग बोलेंगे होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन्स आएगा। ऑपेरॉन का मतलब है क्लस्टर ऑफ जीन्स, जब एक साथ प्रेजेंट होता है और एक यूनिट बनाता है उसको बोलते हैं ऑपेरॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये प्रमोटर है, ठीक है, ये प्रमोटर है किसका, हम लोग बोलेंगे नोड डी जीन का, ठीक है, देखो ध्यान से, ये प्रमोटर है किसका, नोड डी जीन का, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना दिया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ प्रोमोटर, ठीक है, ये प्रोमोटर है किसका, हम लोग बोलेंगे नोड ए जीन, किसका, और किसका हम लोग बोलेंगे नोड बी जीन, और किसका हम लोग बोलेंगे नोड सी जीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन रेगुलेटरी जीन्स बोलेंगे, नॉन रेगुलेटरी कॉमन नोड जीन्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है, नोड ए, नोड बी, नोड सी जो जीन्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेगुलेटरी जीन्स। इसका जो प्रोमोटर होता है ना, इसके प्रोमोटर को हम लोग बोलेंगे नोड बॉक्स, क्या बोलेंगे नोड बॉक्स। और इस नोड बॉक्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस होता है, कंजर्व सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, तो मैं यहाँ पर फिर से प्रोमोटर बना दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, प्रोमोटर है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट होगा होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना। तो होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन में क्या क्या जीन्स आता है, तो हम लोग बोलेंगे नोड ई आता है, और क्या आता है हम लोग बोलेंगे नोड एफ आता है, और क्या आता है हम लोग बोलेंगे नोड एल आता है, ठीक है, और क्या आता है हम लोग बोलेंगे नोड एल आता है, ठीक है, याद रखना है। या फिर इसको हम लोग ई की जगह क्या लिख सकते हैं, नोड पी भी लिख सकते हैं, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं नोड क्यू लिख सकते हैं, और एल की जगह क्या लिख सकते हैं नोड एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों हमेशा एक साथ प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, ये हमेशा एक साथ प्रेजेंट होगा, पी क्यू एच ये सीक्वेंस हमेशा एक साथ रहेगा, ई एफ एल ये सीक्वेंस हमेशा एक साथ रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन्स है, ठीक है, जो कि एक यूनिट को बना रहा है, इसको बोलते हैं ऑपेरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे ये एक ऑपेरॉन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्या है, ये ऑपेरॉन 1 है, ये क्या चीज है ऑपेरॉन 1 है, मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स है जो कि एक यूनिट को बना रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा ऑपेरॉन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपेरॉन 2, देख सकते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स है जो एक यूनिट बना रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो होस्ट स्पेसिफिक जीन्स है ना, इसके प्रोमोटर को हम लोग बोलेंगे, क्या प्रोमोटर हम लोग बोलेंगे, इसके प्रोमोटर को बोलेंगे नोड बॉक्स। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस होता है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ए बी सी और डी को छोड़ के, ठीक है, जो कि कॉमन नोड जीन्स है, इसको छोड़ के कोई भी और जीन्स है, ठीक है, जिसको जैसे कि नोड ए, नोड एफ, नोड एल, नोड पी, नोड क्यू, नोड एच, ये सब सारा का सारा कैसा जीन्स है, होस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, याद रखना है भाई, मैंने यहाँ पर बताया था। तो होस्ट स्पेसिफिक नोडुलेशन जीन्स का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं, नोड ई, याद रखना है इसी सीक्वेंस में रहेगा, नोड एफ, एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज नोड एल, ठीक है। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं नोड पी, ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं नोड क्यू, और हम लोग क्या लिख सकते हैं नोड एच, इसी सीक्वेंस में रहेगा, इसको बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिक, जैसे हम लोग बोलेंगे नोड जीन्स या नोड्यूलेशन जीन्स, जो कि बैक्टीरिया के सिम प्लाज्मिड में मिलता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक क्या था हम लोग बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या था हम लोग बोलेंगे, यहाँ से जो यहाँ तक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑपेरॉन 1 में कौन सा जीन प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे कौन सा जीन प्रेजेंट था, कॉमन नोड जीन्स प्रेजेंट था। कैसा जीन प्रेजेंट था, कॉमन नोड जीन्स प्रेजेंट था, देख सकते हैं आप यहाँ पर, या कॉमन नोडुलेशन जीन्स बोल सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ओपेरॉन 2 में कैसा जीन प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे, ओपेरॉन जीन्स में कैसा जीन्स प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन्स प्रेजेंट है, होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर समझना, ये जो कॉमन नोड जीन्स है ना, इस कॉमन नोड जीन्स का भी देखो ध्यान से दो कैटेगरी है ना, रेगुलेटरी जीन्स है, नॉन रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेगुलेटरी जीन्स, नॉन रेगुलेटरी जीन्स बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन रेगुलेटरी कॉमन नोड जीन्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटरी कॉमन नोड जीन्स। देख सकते हैं डायग्राम के साथ कोरिलेट कीजिए इसको। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि नोड फैक्टर का जो प्रोमोटर होता है, इस प्रोमोटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस प्रोमोटर को हम लोग नाम किस नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव, किस नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आया भी है, याद रखना है। नोड डी जो रेगुलेटरी जीन्स होता है, उसका जो प्रोमोटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर। और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर वैसा प्रोमोटर होता है जिससे बार बार आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और बार बार क्या कराता है, अपनी जीन्स का मतलब नोड डी जीन्स का एक्सप्रेशन को कराएगा। मतलब नोड डी जीन्स का एक्सप्रेशन बार बार होगा, तो नोड डी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, नोड एमआरएनए बनेगा। ठीक है, नोड डी एमआरएनए बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, नोड डी एमआरएनए। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे नोड डी प्रोटीन्स बनेगा। यही है ना, देखो ध्यान से। ठीक है, यही है। अब नोड डी प्रोटीन्स का यहाँ पर कोई वैसा नाम दिया नहीं गया है। ठीक है, अब नोड डी प्रोटीन जो है ना, ये नोड डी प्रोटीन बन रहा है किससे, हम लोग बोलेंगे नोड डी जीन्स से। और नोड डी जीन्स का जो प्रोमोटर है वो कैसा प्रोमोटर है, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर है, मतलब बार बार क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे नोड डी प्रोटीन को बनाएगा। तो नोड डी जी प्रोटीन जब बनेगा नोड डी जीन्स से, तो ऐसे जीन्स के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव, क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है। नोड डी प्रोटीन जो होता है उसका जो जीन्स होता है नोड डी जीन्स, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है वो कैसा है, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर याद रखना है कि नोड डी प्रोटीन जो बना बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में बनेगा, इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा। ये बाहर सीक्रेट कर देगा बैक्टीरिया, बाहर सीक्रेट करेगा तो प्लांट का रूट क्या निकालता है, कीमो अट्रैक्टेंट निकालती है, मैंने बताया था। कीमो अट्रैक्टेंट के साथ ये नोड डी प्रोटीन क्या होगा, कंबाइन करेगा, जिसकी वजह से नोड डी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा और ये वापस कहां आएगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो जब ये वापस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में आता है तब ये नोड डी प्रोटीन कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिव रहता है। ठीक है, अब जब ये एक्टिव रहेगा नोड डी प्रोटीन, तो याद रखिए किसका काम करेगा, हम लोग बोलेंगे काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये एक्टिवेटर का काम करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर का काम करेगा। किसके लिए करेगा, तो हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलेटरी जीन्स के लिए करेगा। इसका मतलब ये जो नोड डी प्रोटीन होता है वो कभी भी इनहिबिटर नहीं होता है, कभी भी रिप्रेशर नहीं होता है, और ये नोड डी जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को बार बार एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब ये जो एक्टिवेटर का काम करिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम कर रहा है, या इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मतलब नोड डी प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम कर रहा है, मतलब ये क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन को करवाएगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन को किसका ट्रांसक्रिप्शन को कराएगा, तो हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलेटरी जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को कराएगा। तो ये जो नोड डी प्रोटीन है ना, ये नोड डी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे किससे जाके बाइंड कर जाएगा, जो नॉन रेगुलेटरी जीन्स की जो प्रोमोटर है उससे जाके बाइंड कर जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे नोड डी प्रोटीन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करिए, एक्टिवेटर है, और एक्टिवेट करेगा किसके एक्सप्रेशन को, हम लोग बोलेंगे नोड ए, नोड बी, नोड सी को। तो नोड ए एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, नोड बी का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, और नोड सी जीन्स का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, याद रखना है। और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए बनेगा। अब इससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा नोड ए जीन का, नोड बी जीन का भी ट्रांसलेशन होगा, नोड सी जीन का भी ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो नोड ए जीन से जो प्रोटीन बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नोड ए प्रोटीन। देखो मैं यहाँ पर कैपिटल में लिख रहा हूँ प्रोटीन को, ध्यान से देखो। नोड बी जीन से जो प्रोटीन बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बी प्रोटीन बोलेंगे, देखो ध्यान से कैपिटल में लिख रहा हूँ। और नोड सी जीन से जो प्रोटीन बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड सी प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, सब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और नोड बॉक्स याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नोड बॉक्स क्या है, हम लोग बोलेंगे ये न्यूक्लियोटाइड का कंजर्व सीक्वेंस है। ठीक है, याद रखना है, कंजर्व या कंसेंसस सीक्वेंस है, जिससे कौन बाइंड करता है, एक्टिवेटेड नोड डी प्रोटीन बाइंड करता है।
ठीक है, याद रखना, या हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटर, या हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करता है, जो कि कोई और नहीं, हम लोग बोलेंगे नोड डी प्रोटीन ही है। ठीक है, तो क्या किसका एक्सप्रेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलेटरी जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये नोड ए, नोड बी, नोड सी जीन का जो प्रोमोटर है, जिसको नोड बॉक्स बोल रहे हैं, ये प्रोमोटर याद रखना कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर नहीं है। ठीक है, ये कैसा प्रोमोटर है, रेगुलेटरी प्रोमोटर है। क्यों, क्योंकि नोड ए, नोड बी, नोड सी जीन बार बार एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये हम लोग बोलेंगे जब समय पड़ेगा तभी ये एक्सप्रेस करेगा, मतलब जब प्लांट को नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा तभी हम लोग बोलेंगे ये जो जीन्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, याद रखना है, लेकिन ये जीन्स हमेशा क्या करता रहेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा। कौन सा जीन, नोड डी जीन्स। ठीक है, याद रखना है। अब देखो नोड ए प्रोटीन है ना, इसका एक नाम दिया गया, ये एक एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं E1। नोड बी प्रोटीन है ना, ये एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं E2। नोड 3 जो प्रोटीन है ना, नोड सी प्रोटीन जो है वो एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं E3 एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम 1 इसका नाम मैं अलग से बताऊंगा अभी। ठीक है, एंजाइम 2 और एंजाइम 3। ठीक है, ये तीनों एंजाइम मिलकर हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर को बनाता है, उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बनाते हैं उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं नोड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नोड फैक्टर बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नोड्यूलेशन फैक्टर। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर कैपिटल में लिख रहा हूँ क्योंकि ये फैक्टर प्रोटीन है। ठीक है, ये फैक्टर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फैक्टर प्रोटीन नहीं, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन है E1, E2 एंड E3 एंजाइम, ये प्रोटीन एंजाइम है। ठीक है, ये नोड फैक्टर केमिकली प्रोटीन है या नहीं, ये हम लोग को पता चलेगा अभी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूलेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकली क्या बोलते हैं, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स है। लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, मतलब ये जो नोड फैक्टर बना ये प्रोटीन नहीं है, मतलब ये क्या चीज है, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स है। लिपो मतलब लिपिड, काइटिन मतलब हम लोग बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स, और ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कार्बो, मतलब ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ कंपाउंड है। कौन, नोड फैक्टर, ना कि प्रोटीन्स का। ठीक है, जिसको बना कौन रहा है, हम लोग बोलेंगे नोड ए, नोड बी, नोड सी प्रोटीन, मतलब E1, E2 और E3 एंजाइम। कैसे बना रही है मैं बताऊंगा। ठीक है, और क्यों हम लोग इसको केमिकली लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये बन जाता है ना, क्या चीज, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे, ये देखो ये जो जीन है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड डी प्रोटीन। ठीक है, नोड डी जीन से जो प्रोटीन बना, ये प्रोटीन देखो ध्यान से, ये प्रोटीन जाके इसके नोड बॉक्स से भी बाइंड कर जाएगा। ठीक है, किसके नोड बॉक्स से, या होस्ट स्पेसिफिक जो नोड जीन है उसके नोड बॉक्स से भी बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और बाइंड करने के बाद देखो ध्यान से, नोड ई जीन का या नोड पी जीन, नोड एफ जीन या नोड क्यू जीन, नोड एल जीन या नोड एच जीन का क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे mRNA बनेगा। फिर इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है, प्रोटीन्स आप बोल सकते हैं नोड ई प्रोटीन, नोड एफ प्रोटीन, नोड एल प्रोटीन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, याद रखना है। और ये प्रोटीन का कोई नाम या कोई एंजाइम का नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, बस प्रोटीन लिखता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, ये जो नोड फैक्टर जो बन रहा होता है ना, उसको क्या करता है, ये थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन लाता है, बस इसका यही काम है। ठीक है, तो जो मॉडिफाइड जो नोड फैक्टर रहा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, या हम लोग बोलेंगे नोड्यूलेशन फैक्टर, या क्या बोलेंगे, नोड फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से, जिसका हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नोड फॉर्मिंग जीन्स का। और ये जो नोड फैक्टर है, ये नोड फैक्टर को प्लांट सीक्रेट कर देता है कहाँ, सॉरी प्लांट बोल रहे हैं, बैक्टीरिया सीक्रेट करता है कहाँ, सॉइल में। राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में सीक्रेट कर देता है। अब जैसे ही ये सॉइल में आता है, कौन, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर, या हम लोग बोलेंगे नोड्यूलेशन फैक्टर, या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। तो जो प्लांट का जो रूट है, ठीक है, रूट हेयर जो सेल है, प्लांट का जो रूट हेयर सेल, कौन सा सेल हम लोग, कौन सा प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट का मैंने बताया था, सबसे बाहर का जो सेल होता है, रूट का टीएस बताया था, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रूट हेयर सेल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एपिडर्मल सेल्स है। इस एपिडर्मल सेल्स का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल वॉल होगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, रूट हेयर सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, ऐसे करके। इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं नोड फैक्टर रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, नोड फैक्टर रिसेप्टर बोलते हैं। इसी नोड फैक्टर रिसेप्टर से कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे ये बाइंड करता है कौन, नोड फैक्टर, या हम लोग बोलेंगे नोड्यूलेशन फैक्टर या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, जिसकी वजह से जो रूट हेयर सेल्स या एपिडर्मल सेल्स है उसके अंदर इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे चलते हैं, जो मैंने डिटेल में बताया प्रीवियस लेक्चर में। या इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, या इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे का कोई एक अलग नाम था, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड फैक्टर, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे भी बोलते हैं। और इस पाथवे के थ्रू ही हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल
ये जो रूट हेयर सेल्स के आगे क्या, ये पहले क्या होगा हम लोग, और अंदर क्या होगा, कॉर्टिकल सेल होगा। ये सब क्या, कॉर्टिकल रूट सेल है। ये कॉर्टिकल रूट सेल में जो नोड्यूलिन जीन है वो एक्टिव होता है। अब नोड्यूलिन जीन जब एक्टिव होता है तो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल का नंबर बढ़ता है, माइटोसिस होता है, आउटग्रोथ होता है किसका, कॉर्टिकल सेल्स का। ये नंबर बढ़ता है, आउटग्रोथ होता है रूट में, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूल्स। तो ये मैकेनिज्म मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसीलिए देखो मैंने नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स एंड नोड फैक्टर का कॉन्सेप्ट को एक साथ बताया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। आप देख सकते हैं ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स ही क्या चीज को बनाया, नोड्यूलेशन फैक्टर को बनाया, याद रखना, ये नोड फैक्टर को बनाया, जिसको केमिकली लिपोकार्टिन ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये लिपोकार्टिन ओलिगोसैकेराइड्स या नोड्यूलेशन फैक्टर या नोड फैक्टर, इसके लिए कौन कौन एंजाइम है, ठीक है, और ये कैसे करके किसको बना रहा है, नोड फैक्टर को बना रहा है। और केमिकली ये नोड फैक्टर को हम लोग लिपोकार्टिन ओलिगोसैकेराइड्स क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे ये एंजाइम बना रहा है, क्या चीज, लिपोकार्टिन ओलिगोसैकेराइड्स को। यही कॉन्सेप्ट अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो मैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स बना रहा हूँ उसको आप 1 बाय 1 देखो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप टेज एंड जाइगर का बुक पढ़ सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ उसी बुक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर मिटाकर क्या बताने जा रहा हूँ, ये E1 E2 E3 एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, और ये कैसे करके नोड फैक्टर या नोडुलेशन फैक्टर को बनाता है, और नोडुलेशन फैक्टर को केमिकली हम लोग लिपोकार्टिन ओलिगोसैकेराइड्स क्यों बोलते हैं, ये सब सारा का सारा यहाँ पर मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ और मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखना, देखो ध्यान से, नोड ए प्रोटीन जो बना है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नोड ए प्रोटीन बना है, ठीक है। यहाँ पर देखो यही वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना आप लोग बोलेंगे नोड, यहाँ पर क्या बना है, नोड बी प्रोटीन बना है। देखो ध्यान से मैं ये लिख रहा हूँ नोड बी प्रोटीन, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे नोड सी प्रोटीन, क्या है, नोड सी प्रोटीन, यही बना है ना, याद रखिए बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। तो अब नोड ए प्रोटीन को हम लोग इवन एंजाइम बोलते हैं। तो इवन एंजाइम नोड ए प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एंजाइम के नाम से जानते हैं। नोड ए प्रोटीन का ही दूसरा नाम है, ये एक एक्चुअल में एंजाइम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, फैटी एसाइल ट्रांसफरेज। क्या बोलते हैं हम लोग, फैटी एसाइल ट्रांसफरेज बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि नोड ए प्रोटीन जो है ये एक्चुअल में अपने आप में क्या चीज है, ये एंजाइम है, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, इस एंजाइम का है फैटी एसिड, या हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड क्या चीज, एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। इसको हम लोग फैटी एसाइल, फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज बोलेंगे। नोड बी जो प्रोटीन है ना, ये एक्चुअल में अपने आप में, ये भी क्या चीज है, ये भी अपने आप में एंजाइम है, ठीक है। और ये नोड बी प्रोटीन जो एंजाइम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डी एसिटाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी एसिटाइलेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो केमिकल बन रहा है, नोड फैक्टर जो बन रहा है केमिकली क्या है, वो लिपोकार्टिन ओलिगोसैकेराइड्स है ना। तो यहाँ पर डी एसिटाइलेज के पहले क्या लगाना होगा आपको, यहाँ पर लगाना होगा, यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डी एसिटाइलेज, ठीक है। तो नोड बी जो प्रोटीन है वो एक्चुअल में क्या है, अपने आप में क्या है, एंजाइम है। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स डी एसिटाइलेज बोलेंगे, ठीक है। ये काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स याद रखना, इससे आ रहा है टर्म, ठीक है। ये जो लिपोकार्टिन ओलिगोसैकेराइड्स है ना, उसमें काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स से ये टर्म आ रहा है। नोड सी प्रोटीन जो होता है ये भी अपने आप में एक एंजाइम है, ठीक है। और इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सिंथेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिंथेज, याद रखना, क्या बोलेंगे, सिंथेज बोलेंगे, ना कि सिंथेटेज, सिंथेज बोलेंगे। तो इसको पूरा नाम हम लोग लिखते हैं, इस नोड फैक्टर के यहाँ पर देखो ध्यान से, काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स यहाँ पर टर्म आएगा, पूरा नाम लिखते हैं काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सिंथेज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, नोड ए प्रोटीन जिसको इवन एंजाइम बोल रहे थे वो कौन सा एंजाइम है, फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज। नोड बी प्रोटीन जिसको E2 एंजाइम बोल रहे थे वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, काइटिन ओलिगोसैकेराइड डी एसिटाइलेज। और नोड सी प्रोटीन जिसको E3 एंजाइम बोल रहे थे वो क्या चीज है, काइटिन ओलिगोसैकेराइड सिंथेज। तो आप कैसे याद रखना, आप याद रखना ट्रांसफरेज, डी एसिटाइलेज और सिंथेज याद रखना, ठीक है। अगर पूरा नाम अगर याद होता तो वो भी बहुत आसान है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो बन रहा है यहाँ पर नोड फैक्टर, इसका केमिकल नेम से आप पूरा एंजाइम का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स जोड़ना है E2 और E3 एंजाइम में। और इवन एंजाइम में देखो ध्यान से, यहाँ पे लिपिड आया है, लिपिड का मतलब क्या चीज, फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड यहाँ पर जोड़ना है, और एसाइल क्यों बोल रहे हैं पता चलेगा अभी, और ट्रांसफरेज यहाँ पर आपको याद रखना होगा, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, ये जो तीन एंजाइम है ना, ठीक है, ये वाला एंजाइम, ठीक है, और ये एंजाइम, और हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम, ये तीनों एंजाइम मिलकर क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या बना रहे हैं, केमिकल को बना रहा है, ठीक है। उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड फैक्टर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, नोड्यूलेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। कब हो रहा है, जब प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो गया है और प्लांट बैक्टीरिया को क्या भेजा है, सिग्नल भेजा है, कीमो अट्रैक्टेड थ्रू, तब हो रहा है। और ये नोड फैक्टर, नोडुलेशन फैक्टर का केमिकल नेम क्या चीज है, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स है, याद रखना है, यही है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स कैसे बन रहा है, देखो बहुत आसान है, क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स है ना, जिसको नोड फैक्टर बोल रहे हैं, ये लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड देखो ध्यान से तीन टर्म के मिलने से बना है। ये पहला टर्म क्या है, लिपो है, लिपो किससे आया, हम लोग बोलेंगे ये आया है लिपिड से, ठीक है। काइटिन, काइटिन याद रखना है, हम लोग बोलेंगे काइटिन क्या है, हम लोग बोलेंगे काइटिन पॉलीसेकेराइड से, काइटिन कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो काइटिन क्या हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। कैसा कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम लोग बोलेंगे ये पॉलीसेकेराइड्स है, याद रखना ये क्या चीज है, पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। और काइटिन क्या चीज का बना होता है, केमिकली हम लोग बोलेंगे एक केमिकल का बना होता है जिसको बोलते हैं NAG, नैग। नैग का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एन एसिटाइल ग्लूको ग्लू 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 ग्लूकोजामिन, ग्लूकोजामिन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, याद रखना है, ये नैग होता है, ठीक है। जो काइटिन का जिसका बना होता है केमिकली, हम लोग बोलेंगे केमिकल का बना होता है जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, और ये क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट से या पॉलीसेकेराइड से। जब हम लोग बोलेंगे नैग, नैग मतलब क्या चीज, काइटिन, ध्यान से देखो, काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स है ना, ठीक है। तो कितना काइटिन जुड़ा हुआ रहेगा, ओलिगोसैकेराइड्स हम लोग टर्म तब देते हैं जब हम लोग बोलेंगे 3 से 9 मोनोमर जुड़ा हुआ रहता है, तब हम लोग बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। तो यहाँ पर काइटिन का कितना मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे 3 से लेकर 9 तक के बीच में जुड़ा हुआ रहेगा, तब हम लोग टर्म क्या देंगे, काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। मतलब हम लोग बोलेंगे कितना नैग मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा, 3 से लेकर 9 नैग मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड है, ठीक है। ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, याद रखना है, लिपिड, ठीक है। लिपो मतलब लिपिड, और लिपिड किससे आता है, हम लोग बोलेंगे लिपिड आता है फैटी एसिड से, ठीक है। और ये फैटी एसिड जुड़ा हुआ रहता है एक बॉन्ड के थ्रू, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एसाइल लिंकेज, ठीक है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल लिंकेज। अब देखो ध्यान से, इससे फिर क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे इससे क्या जुड़ा हुआ, काइटिन जुड़ा हुआ है ना, मतलब लिपो मतलब क्या चीज, लिपिड, लिपिड का मतलब क्या होता है, फैटी एसिड, ठीक है। इस फैटी एसिड से एसाइल लिंकेज के थ्रू क्या जुड़ा हुआ है, काइटिन जुड़ा हुआ है। काइटिन मतलब कौन सा मॉलिक्यूल, हम लोग बोलेंगे NAG, नैग, ठीक है। नैग को ही हम लोग बोलते हैं ना काइटिन। कितना काइटिन जुड़ा हुआ है, ये ओलिगोसैकेराइड से कितना काइटिन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे 3 से लेकर 9। तो देखो ध्यान से, मैं 4 बना रहा हूँ, ठीक है, नैग, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 3 से लेके 9 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे काइटिन जुड़ा हुआ रहेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे काइटिन, क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे। कैसा काइटिन, तो यहाँ पर फैटी एसिड से क्या टर्म आ जाएगा, लिपो, लिपो मतलब लिपिड, तो क्या बोलेंगे, लिपो काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। यही देखो ध्यान से, यही क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड से क्या चीज है, नोड फैक्टर है या नोड्यूलेशन फैक्टर है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करके इसको बनाया, इस नेम को, ठीक है, और इस नेम का मतलब क्या हुआ, वो कैसे करके आया। अब देखो ध्यान से कि ये एंजाइम कर क्या रहा है, कि हम लोग बोलेंगे ये वाला मॉलिक्यूल बन जा रहा है जिसको क्या बोलते हैं, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, ठीक है। अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखना, समझना है क्या चीज है। ये जो पहला नैग है ना, पहला नैग, ठीक है, इस नैग मॉलिक्यूल को यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला नैग को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, समझना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ फैटी एसिड को बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो नैग है, याद रखना है, जो भी नैग है, इसके लेफ्ट तरफ, इस तरफ वाला जो एंड है, ठीक है, इस तरफ वाला, ये वाला जो एंड है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे, और राइट तरफ वाला जो एंड है, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। तो इस नैग के रिड्यूसिंग एंड से क्या जुड़ेगा, फिर से क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा नैग जुड़ेगा। देखो ध्यान से, यही है ना, ये दूसरा नैग है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूं ऐसे करके, NAG नैग, ये वाला नैग, ठीक है। उसी तरह फिर तीसरा नैग जुड़ेगा, ये तीसरा नैग है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैं 4 ही नैग को लेकर चल रहा हूँ, 3 से लेकर 9 होता है, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर नैग देख रहे हैं, सभी नैग का याद रखना है, लेफ्ट तरफ कौन सा एंड होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। कौन सा एंड होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड।
लेफ्ट तरफ कौन सा एंड होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड। कौन सा एंड होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। तो बट ऑब्वियस है राइट तरफ कौन सा एंड होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड। कौन सा एंड होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड। कौन सा एंड होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, इस चीज को दिमाग में रखना। ये कार्बोहाइड्रेट्स जब आप लोग पढ़ेंगे तब उसमें ये बताया जाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड एंड रिड्यूसिंग एंड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है क्या चीज मैं करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, फैटी एसिड को किसके साथ जोड़ना है, नैग के साथ जोड़ना है। पहला फर्स्ट नैग के साथ जोड़ना है, तो नैग का कौन वाला एंड की तरफ जोड़ना है, हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ जोड़ना है। किसको, फैटी एसिड को। तो याद रखना है इवन जो एंजाइम होता है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इवन एंजाइम मतलब नोड ए प्रोटीन से बनने वाला जो एंजाइम है जिसको बोलते हैं फैटी एसाइल ट्रांसफरेज, सॉरी फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, फैटी एसिड को ट्रांसफर करता है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे किस तरफ ट्रांसफर करता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ क्या चीज, नैग। तो मैंने क्या बोला, ये जो फैटी एसाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो फैटी एसिड को ट्रांसफर करता है फर्स्ट जो नैग है उसके नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ। या हम लोग बोल सकते हैं ये जो एंजाइम है फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करता है, फैटी एसिड को फर्स्ट जो नैग मॉलिक्यूल है इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड से जोड़ता है। किसके थ्रू जोड़ता है, तो हम लोग बोलेंगे बॉन्ड के थ्रू जोड़ता है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एसाइल लिंकेज बोलते हैं। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल लिंकेज बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर टर्म आया फैटी एसिड। फैटी एसिड को जोड़ेगा किसके थ्रू, एसाइल। एसाइल मतलब एसाइल लिंकेज के थ्रू। ट्रांसफरेज मतलब फैटी एसिड को ट्रांसफर करेगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे NAG नैग के नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ। ठीक है, तो याद रखना हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, ये क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द फैटी एसिड, इट ट्रांसफर द फैटी एसिड टू दी, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ NAG नैग रेसिड्यू। ठीक है, याद रखना है। देखो यही किया ना, ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आ सकता है यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि किस एंड की तरफ जोड़ता है, याद रखना नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ जोड़ेगा ना कि रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये ट्रांसफर करता है या जोड़ता है किसको, फैटी एसिड को नैग रेसिड्यू के नॉन रिड्यूसिंग एंड से, किसके थ्रू, एसाइल लिंकेज के थ्रू। इसीलिए यहाँ पर इस एंजाइम का नाम पड़ा, फैटी एसिड को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ नैग मॉलिक्यूल के, और किसके थ्रू जोड़ेगा, एसाइल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर एसाइल यहाँ पर टर्म आया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, पहला एंजाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा एंजाइम काइटिन ओलिगोसैकेराइड डीएसिटाइलेज। देखो ध्यान से, डीएसिटाइलेज का मतलब होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएसिटाइलेज का मतलब यहाँ पर क्या करता है, ये क्या करता है, रिमूव द एसिटाइल ग्रुप। याद रखना ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इट रिमूव्स द एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, कहां से रिमूव करेगा एसिटाइल ग्रुप, फ्रॉम हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ, नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ हम लोग बोलेंगे नैग। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जितना भी नैग रेसिड्यू यहाँ पर है उस नैग रेसिड्यू में देखो ध्यान से जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है, इस नॉन रिड्यूसिंग एंड से क्या चीज को हटाना, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप को हटाना। ये किसका काम है, हम लोग बोलेंगे E2 एंजाइम का काम है, या हम लोग बोलेंगे नोड बी प्रोटीन या काइटिन ओलिगोसैकेराइड डीएसिटाइलेज का काम है। तो हम लोग यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, रिमूव द एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नैग। क्या रखना, नॉन रिड्यूसिंग एंड से क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को हटाएगा। ठीक है, और ये जो नैग है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन बोलते हैं। तो ये जो एसिटाइल टर्म आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग बोलेंगे इस नैग मॉलिक्यूल में क्या एसिटाइल ग्रुप है, इस एसिटाइल ग्रुप को कौन हटाता है, हम लोग बोलेंगे नोड बी प्रोटीन हटाता है या काइटिन ओलिगोसैकेराइड डीएसिटाइलेज हटाता है। किस एंड से हटाता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड से हटाता है। ठीक है, याद रखना है ताकि क्या बन सके, बॉन्ड्स बन सके। तो यहाँ पर हटाया जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये एसाइल लिंकेज बन पाया। ठीक है, अब यहाँ पर से भी हटाएगा, यहाँ पर से भी हटाएगा, यहाँ पर से भी हटाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे काइटिन ओलिगोसैकेराइड डीएसिटाइलेज। किसको हटाएगा, एसिटाइल ग्रुप को हटाएगा। किससे हटाएगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड के नैग मॉलिक्यूल, नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ हम लोग बोलेंगे नैग रेसिड्यू। ठीक है, तो ये दूसरा एंजाइम का काम हो गया। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, यहाँ से क्या हट रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ से हट रहा है कौन सा ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। यहाँ से भी कौन सा ग्रुप हट रहा है, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप हट रहा है। यहाँ से भी नॉन रिड्यूसिंग एंड से कौन सा ग्रुप हट रहा है, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप हटेगा। यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप हटेगा, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप हटेगा। किससे, नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ नैग। ठीक, याद रखना है। अब तीसरा एंजाइम देखो यहाँ से सिंथेज है। ठीक है, काइटिन ओलिगोसैकेराइड सिंथेज।
तो ये सिंथेस का काम क्या है, ये कोई चीज को बनाएगा। तो क्या चीज को बनाएगा, तो हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे नैग रेसिड्यू को क्या करेगा, एक दूसरे से लिंक करेगा, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। तो याद रखना काइटिन ओलिगोसैकेराइड सिंथेस क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, दो नैग के बीच में क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, जिसको बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। याद रखना यहाँ पर भी क्या बनेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या बनेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, याद रखना अल्फा नहीं बनेगा, अल्फा 1,4 नहीं होगा, बीटा 1,4 होगा। याद रखना ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में फैटी एसिड है, फैटी एसिड का मतलब क्या चीज, लिपिड। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, इसका मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे काइटिन। और कितना मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है काइटिन का, हम लोग बोलेंगे 3 से लेके 9। तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड फैक्टर बोलते हैं या नोड्यूलेशन फैक्टर बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था किसका, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर का या बोलेंगे लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स का। ठीक है, और यही मॉलिक्यूल को कौन निकालता है, राइजोबियम बैक्टीरिया निकालता है। कहाँ निकालता है, सॉइल में निकालता है। कब निकालता है, तो जब प्लांट सिग्नल देता है किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कब प्लांट अट्रैक्ट करता है, जब प्लांट में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आप अब इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जब ये लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, याद रखना सॉइल में आता है, और जब हम लोग बोलेंगे ये मतलब नोड फैक्टर या नोडुलेशन फैक्टर या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिसको बोलते हैं नोड फैक्टर रिसेप्टर, तो ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है, कौन सा सेल हम लोग बोलेंगे, रूट हेयर सेल या हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल। इस रूट हेयर सेल या एपिडर्मल सेल में क्या चेंजेस आता है, ठीक है, क्या चेंजेस आता है, ठीक है, मतलब ये सेल कैसे करके रिस्पॉन्स करते हैं, क्या चेंजेस आता है इस सेल में, अब हम लोग वही देखने वाले हैं। कब, जब हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर या नोड्यूलेशन फैक्टर या काइटिन ओलिगोसैकेराइड्स किससे बाइंड करेगा, नोड फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, या इसको लिग्यूम रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और भी इसका दूसरा नाम है, इसका और भी कुछ नाम है, देखना, इसको काइनेज रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने डिटेल में बताया, इस रिसेप्टर के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया, इसका स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ इसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो आप देखना। तो अभी मैं क्या बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड से नोड फैक्टर जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये सेल में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है, वो मैं बताने जाऊंगा, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा हूँ, हेडिंग में लिखा हूँ कि सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ रूट हेयर सेल टू द बैक्टीरियल नोड फैक्टर एंड टाइमिंग ऑफ देयर इंडक्शन। बताने का मेरा मतलब ये हो गया कि ये बैक्टीरिया से क्या निकल रहा था, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया सॉइल में क्या सिक्रीट कर रहा था, नोड फैक्टर सिक्रीट कर रहा था, याद करो, जिसको हम लोग नोड्यूलेशन फैक्टर भी बोल रहे थे, या इसको केमिकली हम लोग लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स भी बोल रहे थे। ठीक है, तो जब वो हम लोग बोलेंगे, जब ये केमिकल हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल होता है ना, रूट का टीएस अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बाहर का सेल को क्या बोलते हैं, सबसे बाहर का सेल को हम लोग बोलते हैं रूट हेयर सेल बोलते हैं। ठीक है, ये इसको एपिडर्मल सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर का फिर जो सेल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल्स। इसके पास क्या होगा, खुद का अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक है, उसके अंदर जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे सेल्स मिलेगा, याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल सेल्स। ये टीएस ऑफ रूट मैंने बताया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ताकि इसको समझा पाऊँ। ठीक है, उसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो और एक सेल का लेयर मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्मिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोडर्मिस सेल। और अंदर जाएंगे तो और एक सेल का लेयर मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे पेरिसाइकिल। और फिर अंदर क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे जाइलम, और एक तरफ क्या मिलता है, फ्लोएम मिलता है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे टीएस सेक्शन होता है किसका, रूट का। और हम लोग जानते हैं कि रूट का टीएस अगर हम लोग देखें तो सबसे बाहर का कौन सा सेल है, एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये जो सेल है इसको ही बोलते हैं रूट हेयर सेल, क्योंकि इसमें रूट हेयर निकला हुआ रहता है। ठीक है, अब इस रूट हेयर सेल के पास इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोड फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड फैक्टर रिसेप्टर। तो जैसे ही नोड फैक्टर जिसको बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया सेक्रेट किया, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो ये सेल में क्या क्या चेंजेस आता है, कितने सेकेंड्स के अंदर चेंजेस आता है, वही सब अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे भी सीएसआई नेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं या पूछा जा सकता है। ठीक है, और याद रखना इससे जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो मेनली मैचिंग टाइप वाला क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मैं वही बताने जा रहा हूँ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, मैं डायग्राम से समझाता हूँ, कुछ भी याद करने का नीड नहीं, डायग्राम आप मेमोराइज कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, तो आपका सारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं ये जो रूट हेयर जो सेल है ना, ये एपिडर्मल सेल्स है, इसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया हूँ। देखो ध्यान से, ये कौन सा सेल हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा सेल हम लोग बोलेंगे,
रूट हेयर सेल है। कौन सा सेल है? रूट हेयर सेल है, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स भी बोलते हैं। एपिडर्मल रूट हेयर सेल्स भी बोलते हैं, या एपिडर्मल सेल्स या एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो देखो यही मैं यहाँ पर बनाया हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब समझना है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये जो एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल्स है, ये तो सॉइल है ना, यहाँ पर सॉइल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर सीक्रेट किया गया है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या सीक्रेट किया हम लोग बोलेंगे, कौन सा फैक्टर सीक्रेट किया है? नोड फैक्टर सीक्रेट किया है, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं नोड्यूलेशन फैक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। या केमिकली इस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं। अब देखो समझना है यहाँ पर, ये जो रूट हेयर सेल्स है ना, जिसको हम लोग एपिडर्मल सेल्स बोल रहे हैं, इसका देखो ये मैं बना रहा हूँ न्यूक्लियस, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, न्यूक्लियस को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? न्यूक्लियस है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बनाया ऐसे करके, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, समझना है बहुत आसान से। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज है? कैल्शियम आयन चैनल है, ठीक है। ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे? कैल्शियम आयन चैनल है, याद रखना है। जो कि नॉर्मली किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में रहेगा। मैं दो दिखा रहा हूँ, मेम्ब्रेन में कैल्शियम आयन चैनल भरा हुआ रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब देखो, अब समझना है, देखो ध्यान से, मैं बताने जा रहा हूँ क्या चीज है। अगर हम लोग नॉर्मली सेल को देखेंगे, कौन सा सेल को? रूट हेयर सेल्स को, तो याद रखना है, नॉर्मली हम लोग बोलेंगे जब ये लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स या नोडुलेशन फैक्टर अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहा है, उस टाइम पे मैं बता रहा हूं, उस टाइम पे ये जो सेल है ना, एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल्स, इसके बाहर की तरफ कौन सा चार्ज रहेगा, हम लोग बोलेंगे, इसके बाहर तरफ कौन सा चार्ज ज्यादा प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बाहर की तरफ, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, टुवर्ड्स दी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सॉइल। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और अंदर की तरफ कौन सा चार्ज रहेगा, हम लोग बोलेंगे अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना है, याद रखना। ये क्या चीज है, ये मैं दिखा रहा हूँ, अंदर की तरफ क्या चीज, नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। अब इसको हम लोग, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं, जितना नंबर ऑफ बाहर पॉजिटिव चार्ज है, उतना नंबर ऑफ अंदर नेगेटिव चार्ज है, इस स्टेट को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट, ठीक है, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, याद रखना है। तो इस टाइम पे अब देखो ध्यान से, इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे, ये देखो, ये जो रूट हेयर सेल में ये क्या चीज प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं नोड फैक्टर रिसेप्टर, क्या बोलते हैं, नोड फैक्टर रिसेप्टर। जैसी, देखना ध्यान से, जैसी नोड्यूलेशन फैक्टर या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स या नोड फैक्टर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, जैसे ही बाइंड करता है, जैसे ही बाइंड करता है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो सेल है, कौन सा सेल, एपिडर्मल सेल्स, या हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स है, ठीक है। इसके अंदर याद रखना है, इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस रूट हेयर सेल्स में, एपिडर्मल सेल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक इवेंट होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन इवेंट होगा, याद रखना है। किसमें हम लोग बोलेंगे, एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल्स में, याद रखना है। कब, जब हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जिसको बोलते हैं नोड फैक्टर रिसेप्टर। तो ये मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हम लोग बोलेंगे कब स्टार्ट होता है, तो हम लोग बोलेंगे जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड किया नोडुलेशन फैक्टर, तो 1 मिनट के अंदर, या हम लोग बोलेंगे 60 सेकेंड के अंदर, हम लोग बोलेंगे क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो वही मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे ही हम लोग बोलेंगे, जैसे ही हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर, जैसे हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर किससे बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड किया, नोड फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड किया, तो बाइंडिंग के 1 मिनट, देखो विद इन 1 मिनट, या हम लोग बोलेंगे 60 सेकेंड के अंदर, इमीडिएटली आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ नोड फैक्टर विद दी, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है, याद रखना है। जैसे ही बाइंड किया, बाइंडिंग के एक मिनट के अंदर, या हम लोग बोलेंगे 60 सेकेंड के अंदर, हम लोग बोलेंगे इवेंट होता है, उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, देख सकते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन, वही मैंने लिखा है, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। इसको मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, डीपोलराइजेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हम लोग बोलेंगे जैसे नोड फैक्टर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तब। तो ये मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से,
इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ जैसे ही रिसेप्टर अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड किया तो ये जो कैल्शियम आयन चैनल है ये कैल्शियम आयन चैनल खुल गया, देख सकते हैं। ये जो मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम आयन चैनल लगा हुआ था ये कैल्शियम आयन चैनल क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे अब खुल जाएगा। कैल्शियम आयन चैनल जब खुल जाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा अंदर, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाने लगेगा, हम लोग बोलेंगे अंदर की तरफ जाने लगेगा। क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज जाने लगेगा। तो अंदर की तरफ पहले से नेगेटिव चार्ज था, अब वो क्या होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा, याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अंदर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो हो जाएगा, बट जैसे जब अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो कैल्शियम आयन है पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, सेल के अंदर जा रहा है ना, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पोलैरिटी, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं चार्जेस का क्या हुआ, यहाँ पर रिवर्सल हुआ, मतलब बाहर पहले पॉजिटिव चार्ज था अंदर नेगेटिव चार्ज था, अब क्या हो गया, बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन या मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन या रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ये किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है जब वो अंदर जाने लगेगा तो बट ऑब्वियस है बाहर पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा और अंदर क्या बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, जिसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ये क्यों हुआ, हम लोग बोलेंगे ड्यू टू, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम आयन का अंदर जाने की वजह से ऐसा हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे सॉरी कब, जब हम लोग बोलेंगे नोड्यूलेशन फैक्टर या नोड फैक्टर अपने रिसेप्टर से बाइंड किया तब। कितना सेकंड्स के अंदर, हम लोग बोलेंगे विद इन 60 सेकंड के अंदर क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाता है, या हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन हो जाता है, या हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाता है, याद रखना है। तो ये पहला सेलुलर इवेंट है, देख सकते हैं, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे पहला सेलुलर रिस्पॉन्स है, ठीक है, देख सकते हैं एपिडर्मल सेल्स में ये पहला रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, देखो ध्यान से, ये वाला ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं न्यूक्लियस को बना दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज है, ये एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल्स का क्या चीज है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे 10 मिनट के अंदर, मतलब जब ये नोड फैक्टर अपने नोड फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो 10 मिनट के अंदर, ठीक है, 10 मिनट विद इन 10 मिनट आफ्टर, हम लोग बोलेंगे within 10 minute after immediately within 10 minute immediately after binding of node factor with, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर रिसेप्टर, क्या होगा, तो देखो क्या होगा, विदिन 1 मिनट हम लोगों को समझ में आ गया मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हुआ। अब विदिन 10 मिनट्स क्या होगा, देखो ध्यान से, विदिन 10 मिनट्स क्या होता है, देखो ध्यान से, होता क्या है कि चूंकि कैल्शियम आयन तो अंदर आता चला जा रहा है ना, कैल्शियम आयन अंदर आता चला जा रहा है, तो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसको मैं एक अलग डायग्राम से दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, जिसको मैं यहाँ पर एक अलग डायग्राम में बनाता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझना यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ ऐसे करके, देखो ध्यान से, यही है ना, ये एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर इसी डायग्राम को। और यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यही है ना। देखो अब यहाँ पर मैं न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसको भी बना लीजिएगा, ये रिसेप्टर से बाइंड किया है, यहाँ पर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में से आप यहाँ भी बना लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो ध्यान से, होता क्या है कि इतना ज्यादा कैल्शियम आयन अंदर आने लगता है कि 10 मिनट के अंदर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखो ध्यान से, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, देखो ध्यान से, अब ये कैल्शियम आयन कहाँ कहाँ जाने लगता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर जाने लगता है, कौन, कैल्शियम आयन। तो न्यूक्लियस के अंदर जब जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। देखो ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। और न्यूक्लियस के बाहर भी देखो ध्यान से, क्या चीज बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। ये क्यों हुआ, ड्यू टू, हम लोग बोलेंगे इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इतना ज्यादा कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसकी वजह से ये हुआ। और ये जो इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है कैल्शियम आयन का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम स्पाइकिंग। क्या बोलते हैं, कैल्शियम स्पाइकिंग, या क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑसिलेशन,
या क्या बोलेंगे कैल्शियम ऑसिलेशन। ठीक है, देख सकते हैं ये क्या, ये कब हुआ, देखो ध्यान से, ये कब हुआ हम लोग बोलेंगे जब नोड फैक्टर अपने नोड फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड किया, जब नोड फैक्टर अपने नोड फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड किया। ठीक है, तो बाइंडिंग के विदिन 60 सेकंड क्या हुआ, मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन हुआ, और बाइंडिंग के विदिन हम लोग बोलेंगे 10 मिनट्स क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम स्पाइकिंग हुआ या कैल्शियम ऑसिलेशन हुआ, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन न्यूक्लियस के अंदर भी ज्यादा हो गया और हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के बाहर भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा जो यहाँ पर सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कैल्शियम स्पाइकिंग या कैल्शियम ऑसिलेशन इन मतलब न्यूक्लियस के अंदर, अराउंड मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड रूट हेयर सेल न्यूक्लियस, देख सकते हैं। ठीक है, ये था हम लोग बोलेंगे दूसरा सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम लोग बोलेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ आवर्स, मतलब 1 घंटे के बाद। ठीक है, अब 1 घंटे के बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 घंटे के बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो 1 घंटे के बाद का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जब ये रिसेप्टर, जब ये नोड फैक्टर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, तो उसके 1 घंटे के बाद क्या होगा, जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ओवर ए पीरियड ऑफ आवर्स क्या होगा, रूट हेयर का जो ग्रोथ होगा ना वो रुक जाएगा। यहाँ पर देखो, ये जो हम लोग बोलेंगे रूट हेयर का जो ग्रोथ होता है ना, रूट हेयर का ग्रोथ क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रुक जाएगा, रूट हेयर का ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रूट हेयर का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पॉज हो जाएगा। ठीक है, एंड हम लोग बोलेंगे कर्लिंग ऑफ रूट हेयर स्टार्ट हो जाएगा। और क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्या हो जाएगा, कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्लिंग ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर। ठीक है, तो ये कब हुआ, हम लोग बोलेंगे ये 1 घंटे के बाद हुआ, जब हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड किया, तो बाइंडिंग के 1 घंटे के बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो यहाँ पर रूट हेयर ग्रोथ है वो रुक जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा या पोज हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे रूट हेयर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कर्ल हो जाएगा। तो यही मैंने देखो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये सब देखो क्या चीज है, ये सब हम लोग बोलेंगे सेल में क्या चीज है, जो रूट हेयर सेल्स उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। ठीक है, कब हम लोग बोलेंगे, जब नोड फैक्टर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तब, और कितने कितने टाइमिंग में आ रहा है वो सब भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसीलिए हेडिंग का नाम मैंने क्या लिखा है, सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ रूट हेयर सेल, सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ रूट हेयर सेल्स टू बैक्टीरियल नोड फैक्टर। और ये नोड फैक्टर को कौन सीक्रेट किया था, बैक्टीरिया, एंड टाइमिंग ऑफ देयर इंडक्शन, कितने कितने सेकंड्स या कितने कितने मिनट्स के बाद ये सेलुलर रिस्पॉन्स हो रहा है, ये मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, डायग्राम को बस विजुअलाइज कीजिएगा तो आपका सारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और एक देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको मैं तेजन जाइगर के बुक से यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, इसको याद रखना, देखो ध्यान से, रिडक्शन इन रेट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन इन रेट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ठीक है, ये कब होता है, याद रखना, सस्टेन्ड फॉर at least 1 hours followed by reactive oxygen species increases। ठीक है, इस पॉइंट को बस याद रखना, अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन है तो आप इतना कर लीजिएगा, तो जो बच जाएगा वही रिलेटेड होगा किससे, इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ रूट हेयर टू द बैक्टीरियल नोड फैक्टर एंड टाइमिंग ऑफ देयर इंडक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन देखेंगे नाइट्रेट का, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे एसिमिलेशन देखेंगे अमोनियम आयन का, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, ये सब सारा का सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट एंड एसिमिलेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।